हे एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। पोस्ट डेटेड चेक्स के बारे में तो आप सभी लोग अच्छे से जानते ही होंगे। ये कुछ ऐसे चेक्स होते हैं जो कि ड्रॉअर के द्वारा फ्यूचर के लिए बनाए जाते हैं। तो आज का हमारा ये केस इन्हीं पोस्ट डेटेड चेक्स के बारे में बात करता है। हर एक चीज़ को अच्छे से डिस्कस करेंगे, वीडियो पूरा देखिएगा। हमेशा की तरह सबसे पहले केस का नाम डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, एनसी गोयल वर्सेज माया गोयल वर्सेज पीयूष इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 2019। देखिए, ये केस ज़रूर 2019 का है, लेकिन नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने 2022 में इस केस के रिगार्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन दी हैं, जो कि इस केस को आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना देती हैं। चलिए, सबसे पहले कौन कौन सी पार्टीज इस केस में इन्वॉल्व हैं ये भी जान लेते हैं। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, एनसी गोयल एंड माया गोयल हैं इस केस में एप्लीकेंट, वाइल ऑन दी अदर हैंड पीयूष इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है इस केस में रिस्पोंडेंट। अब इस केस से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस कर लेते हैं। एनसी गोयल एंड माया गोयल जो कि इस केस में एप्लीकेंट हैं, उन्होंने इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 के सेक्शन 7 के अंडर NCLT यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की इलाहाबाद बेंच, जो कि एक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, उनके पास एक एप्लीकेशन फाइल की। और ये एप्लीकेशन इसीलिए फाइल की गई थी क्योंकि एनसी गोयल एंड माया गोयल कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस को पीयूष इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अगेंस्ट इनिशिएट करवाना चाहते थे, क्योंकि पीयूष इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो कि इस केस में रिस्पोंडेंट है, उन्होंने 12 लाख रुपीस की अमाउंट के रीपेमेंट को लेकर एप्लीकेंट के अगेंस्ट डिफॉल्ट किया था। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक एप्लीकेशन फाइल की गई थी सेक्शन 7 ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंडर। तो ये सेक्शन 7 कहता क्या है ये भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सेक्शन 7 को अगर हम ब्रीफली डिस्कस करें तो सेक्शन 7 का क्लॉज 1 ये कहता है कि एक फाइनेंशियल क्रेडिटर या तो खुद या तो फिर और दूसरे फाइनेंशियल क्रेडिटर के साथ मिलकर कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस को इनिशिएट करवाने के लिए किसी भी कॉर्पोरेट डेटर के अगेंस्ट एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, और ये एप्लीकेशन फाइल की जाएगी बिफोर एन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जब कोई डिफॉल्ट हुआ हो। चलिए, आपके साथ एक चीज शेयर करता हूँ। लॉ समझना इतना भी मुश्किल नहीं है अगर साथ मिलकर समझेंगे तो, और ये चीज तभी पॉसिबल हो पाएगी जब आप इस नोटिफिकेशन बेल को दबाएंगे और मेरी वीडियोस सबसे पहले पाएंगे। तो कर दीजिए क्लिक। चलिए, अब एक एक करके दोनों पार्टीज के कंटेंशंस के बारे में भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले एप्लीकेंट के कंटेंशन को देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट में एप्लीकेंट ये कहते हैं कि उन्होंने 2011 से 2016 के बीच 12 लाख रुपीस का लोन रिस्पोंडेंट को दिया था 18% पर एनम के इंटरेस्ट रेट पर। सेकंड पॉइंट ये स्पेसिफाई करता है कि रिस्पोंडेंट ने 18,000 का टोटल इंटरेस्ट एप्लीकेंट को 4 जून 2016 तक पे किया, और उसके बाद कई पोस्ट डेटेड चेक्स प्रिंसिपल अमाउंट की रीपेमेंट के लिए इशू किए गए। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि फर्स्ट चेक 23 जनवरी 2018 को डिसऑनर हुआ, जिसके बाद किसी भी तरह की पेमेंट को यहां रिसीव नहीं किया गया। तो अब डिस्कस करते हैं रिस्पोंडेंट के कंटेंशंस को। फर्स्ट पॉइंट में रिस्पोंडेंट ये कहते हैं कि किसी भी तरह का इंटरेस्ट एप्लीकेंट को पे नहीं किया गया, और जो डिफॉल्ट ट्रांजैक्शंस थे वो ट्रांजैक्शन 2012 से 2014 तक एग्जिस्ट करते थे, इसलिए जो एप्लीकेशन फाइल की गई है वो बार्ड है बाय लिमिटेशन। सेकंड पॉइंट ये कहता है कि जैसे कि यहाँ किसी भी तरह के इंटरेस्ट को पे नहीं किया गया, इसलिए जो भी एग्जिस्टेंट ट्रांजैक्शंस हैं उन्हें इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के सेक्शन 5 क्लॉज 8 के अंडर फाइनेंशियल डेट नहीं माना जाएगा। थर्ड पॉइंट में रिस्पोंडेंट ये कहते हैं कि पोस्ट डेटेड चेक्स को पेमेंट के लिए कभी प्रेजेंट ही नहीं किया गया था, और इसीलिए एप्लीकेंट्स ने ट्रिब्यूनल को बिल्कुल अनक्लीन हैंड्स यानी किसी भी तरह के स्ट्रॉन्ग एविडेंस के बिना अप्रोच किया है। अब यहाँ रिस्पोंडेंट ने तो अपने कंटेंशन स्पेसिफाई कर दिए, लेकिन इन्हीं कंटेंशंस के अगेंस्ट एप्लीकेंट ने भी रीजॉइंडर दिया है। देखिए, रीजॉइंडर का सिंपल मीनिंग होता है एक स्ट्रॉन्ग रिप्लाई। एप्लीकेंट्स अपने रिप्लाई में यहाँ ये कहते हैं कि हमने एक कंप्लेंट भी फाइल की थी अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट डिसऑनर्ड चेक्स के अगेंस्ट जिनकी एडजुडिकेशन मतलब जिनसे रिलेटेड जजमेंट अभी पेंडिंग है। एप्लीकेंट यहाँ ये भी क्लेम करते हैं कि जो भी चेक्स डिसऑनर हुए थे उन चेक्स को जनवरी 2018 से लेकर दिसंबर 2018 तक दिया गया था, इसलिए जो एप्लीकेशन यहाँ फाइल की गई है वो एप्लीकेशन मेंटेनेबल है, ना कि बार्ड है। चलिए, फाइनली एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो कि इस केस में है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की इलाहाबाद बेंच, उनके द्वारा दिए गए डिसीजन को भी डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट में बेंच ये ऑब्जर्व करती है कि एप्लीकेंट के द्वारा रिस्पोंडेंट को 2011 से 2016 के बीच लोन दिया गया था,
लेकिन इन चीज़ों से जुड़े किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स ना होने की वजह से डिफ़ॉल्ट की डेट को इस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता। सेकंड पॉइंट ये कहता है कि डिफ़ॉल्ट की डेट को तभी कैलकुलेट किया जा सकता है जब लोन का टेन्योर इस्टेब्लिश हो जाए या फिर जब रीपेमेंट की डिमांड हो। थर्ड पॉइंट में बेंच ये कहती है कि ये ऑब्जर्व हुआ है कि जो भी रिसीट ऑफ पेमेंट है उसे रिस्पोंडेंट के द्वारा दिए गए 2 लेटर्स से एविडेंस किया गया है, इसलिए रिसीट ऑफ पेमेंट के रिगार्डिंग किया गया क्लेम अभी तक अनसब्सटैंशिएटेड यानी अभी तक अनप्रूवन है। फोर्थ पॉइंट ये स्पेसिफाई करता है कि पोस्ट डेटेड चेक्स की कॉपीज जो कि इशू की गई थी रिस्पोंडेंट के द्वारा उन्हें अनक्वालिफाइड एडमिशन ऑफ डेट के लिए नहीं लिया जा सकता, क्योंकि जो भी प्रिजम्पशन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 118 एंड सेक्शन 139 के अंडर दिए गए हैं वो रेबटेबल प्रिजम्पशंस हैं। देखिए, अगर आप रेबटेबल प्रिजम्पशंस का मीनिंग नहीं जानते तो ये कुछ ऐसे प्रिजम्पशंस होते हैं जिन्हें कोर्ट सच मानकर चलता है तब तक जब तक कोई पर्सन या कोई भी चीज़ उस प्रिजम्पशन को कंटेस्ट नहीं कर देती। इस केस को समराइज करते हुए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ये कहती है कि किसी भी एडिक्वेट डॉक्यूमेंटेशन के बिना मनी को लेंट और एक्सेप्ट करने के पर्पस को इस्टेब्लिश करना बहुत मुश्किल है, और यहाँ किसी भी तरह के इंटरेस्ट को पे करने की ज़रूरत थी भी या नहीं इस चीज़ को भी इस्टेब्लिश करना बहुत डिफिकल्ट है। अथॉरिटी यहाँ ये चीज़ भी स्पेसिफाई करती है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है और जिसे कंसिडर किया जाना चाहिए ये इस्टेब्लिश करने के लिए कि कोई फाइनेंशियल डेट यहाँ था भी या नहीं। और यहाँ ये चीज़ भी देखने को मिलती है कि ये पिटीशन मनी की रिकवरी के लिए फाइल किया गया था, ना कि कॉर्पोरेट डेटर के रेजोल्यूशन के लिए, और जिसके चलते बेंच यहाँ ये चीज़ भी कहती है कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 को मनी की रिकवरी के लिए यूज़ करना अलाउड नहीं होना चाहिए। फाइनली एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एप्लीकेशन को डिसमिस करते हुए एप्लीकेंट्स को ये कहती है कि ये बिल्कुल एप्लीकेंट्स की लिबर्टी है कि वो किसी और लॉ के अंडर दी गई अपनी रेमेडीज़ को परस्यू करें। आज का ये केस हम लोगों के लिए डिस्कस करना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट था क्योंकि ये केस पोस्ट डेटेड चेक्स के स्कोप के अंडर अराइज हुई चीज़ों को हमारे सामने रखता है। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, जिस इन्फॉर्मेशन को आप यहाँ गैदर करने आए होंगे वो आपको मिली होगी। हैव अ ग्रेट डे।